जय हिंद साथियों, 7 नवंबर 2023 का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। आज क्या क्या हो सकता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले हाईलाइट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सारा चीज देखेंगे एक तरफ से। ठीक है, तो पहले ये जानिए कि कल जो है ना अपना जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त का जो है शपथ दिलवाए हैं। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त क्या होता है ये थोड़ा बता देता है। ये जो है पहले नहीं था। ठीक है, ये सबसे पहले आपका आया था कहां पे, स्वीडन में कहिएगा। ठीक है, ये जो है आपका यूरोपियन देश में आता है। तो वहीं पे सबसे पहले आपका सूचना, ये सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कोई भी व्यक्ति को, और ये मौलिक अधिकार में है 19 के 1 के ए में जो है जोड़ा गया हम लोग का सूचना का अधिकार, आरटीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है ना, 10 आपका अन्य आयुक्त होता है और एक जो है मुख्य सूचना आयुक्त होता है। कहने का मतलब ये है कि ये 2012 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ था, तो उसी का नियुक्ति हुआ है। ठीक है, और ये हर एक व्यक्ति को एक तरह से लोकतंत्र को आप कह सकते हैं कि उसमें जो है शासन प्रशासन का जो लोग नागरिक का जो है भागीदारी है वो आपका बढ़ता है। ठीक है, तो आरटीआई एक अच्छा चीज पहल माना जाता है। हम लोग 2005 से इसको जो है अधिनियम ला करके ये जो है हम लोग के यहाँ से प्रारंभ किया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा और भी है। अभी क्या है ना कि जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया है कि जो भी आतंकवादी गतिविधि से जो भी अपराधी आपका संलिप्त होगा, ठीक है, अगर उसको आपको बेल से आपको अगर जेल से रिहा किया जाता है तो उसको क्या है ना आपका ये जीपीएस ट्रैकर लगा दिया जाएगा कि आप कहां जा रहे हैं। यानी आप जेल से आपको बेल मिलने के बाद भी आप जेल में ही है। तो पहले क्या चार दीवारी के अंदर में थे, अब क्या है ना आप खुले जेल में कहीं भी जाइएगा। ठीक है, तो आपका ये चीज ट्रैकर लगा हुआ रहेगा और आपको जो है ये सारा चीज आपको पुलिस को जो है ये सारा गतिविधि पता चलेगा, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऐसा करने वाला भारत का जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट दोनों में सबसे पहला जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हो गया है। ठीक है ना, तो वहां के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो ये सारा चीज जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कारनामा किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक वो नया घटना हुआ है क्रिकेट के इतिहास में, 146 साल बाद क्या हुआ है ना, टाइम आउट का घटना। अब ये टाइम आउट का घटना जो है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच कल मैच हो रहा था आपका नई दिल्ली में। ठीक है ना, अब साकिबुल हसन वहां का जो है बांग्लादेश के हैं। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, ये बेचारे आए खेलने के लिए। अब जब खेलने के लिए आए तो खेलने के देखिए जो अंतरराष्ट्रीय नियम है तो उसमें क्या आता है ना कि 3 मिनट के भीतर आपको जो है अगला जब कोई बैट्समैन आउट होता है तो उसके बाद आ जाना चाहिए। मगर इस बार जो आपका आईसीसी 13वां संस्करण हो रहा है इसमें क्या है, इस टाइम को 2 ही मिनट रखा गया है। ठीक है, ये तो अंतरराष्ट्रीय नियम 3 मिनट का होता है, ये बात जान लीजिएगा। बट इस बार क्या किया है, जो ये वाला जो वर्ल्ड कप आपका हो रहा है तो 2 ही मिनट रखा गया। तो ये आया, ये आने के बाद अपना हेलमेट ठीक कर रहा था। ठीक है, तो फिर इसका लेट हो गया, तो साकिबुल हसन जो है जाके एम्पायर से बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो ये जो है ऐसा होने वाला पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो एंजेलो मैथ्यूज को नाम याद रखना है आपको। अभी बताते हैं इसका पूरा हम। ठीक है, तो कहानी थोड़ा सा सिर्फ हाईलाइट बता देते हैं। और अभी क्या हुआ है ना कि अभी रूस जो है एक बहुत बड़ा जो है अभी हाल फिलहाल में, आपको अभी आज से कई दिन पहले का क्वेश्चन में बताए थे कि रूस जो है सीटीबीटी से निकल गया है। सीटीबीटी मतलब क्या होता है, कंप्रिहेंसिव टेस्ट न्यूक्लियर मतलब टेस्ट मतलब सीटीबीटी होता है ना, ये आपका सीटीबीटी कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन न्यूक्लियर टेरिटरी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हाल फिलहाल में जो है इसका स्थापना 1996 में हुआ था। तो हाल ही में इससे रूस अभी क्या कर दिया, निकल गया। निकलने के बाद जो है व्हाइट सागर में, ठीक है, व्हाइट सागर अभी बताता है आपको सारा चीज। व्हाइट सागर में जो है आपका अलेक्जेंड्रिया 3 से, ठीक है, क्या किया, बहुत बड़ा जो है एक आपका इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। ठीक है, मारक क्षमता उसका 8000 है, समझ रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। ठीक है, बुलावा के नाम से किया है। तो ये सारा क्वेश्चन है। आज के 7 नवंबर है, तो 7 नवंबर को मैडम क्यूरी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है हम लोग आज कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाते हैं। देखिए कैंसर दिवस होता है, ठीक है, जो 4 फरवरी को मनाते हैं, ये कैंसर जागरूकता दिवस है। और मैडम क्यूरी के जन्मदिन पे मनाते हैं वो इस वजह से क्योंकि कैंसर से लड़ने के लिए जो है मैडम क्यूरी का जो है बहुत ज्यादा योगदान, रेडियोधर्मिता का भी खोज किया, उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1900 क्या बोलते हैं आपको 3 में, फिर 1911 में, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसी के जन्म दिवस पर जो है कैंसर जागरूकता दिवस भारत सरकार 2014 से मनाता है। तो ये सारा क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। पहले हम लोग पहले फिलहाल इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसी को शुरू करता है। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ गए होइएगा क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज जानने के लिए एक बार ही हाईलाइट होना जरूरी है। चलिए आता है। अभी क्या है कि अभी क्या बोल रहे थे, मुख्य सूचना आयोग की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 नवंबर 2023 को मतलब किसको दिलाई, ठीक है, किसको दिलाया, ठीक है ना। तो ये किसको दिलाया है, अब थोड़ा सा पहले आपको बता देते हैं कि ये कौन मुख्य सूचना आयुक्त बने, फिर आगे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है जो आपका जो है हीरालाल सामरिया को बनाया है, ठीक है, क्या कहिएगा, हीरालाल सामरिया, ठीक है, हीरालाल, ये थोड़ा सा आकार छूट गया है, थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग का मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं, हीरालाल सामरिया बन गए हैं। इसको किसने शपथ दिलाया है,
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनाए। देखिए ये आपका हीरालाल समरिया है और ये मुख्यतः आपका जो है राजस्थान, आपका क्या मतलब ये राजस्थान के ही वहीं के मतलब आपका जो है कैडेट कोर के हैं, वो आपका जब आई ये बने थे तो ये राजस्थान के ही हैं, ठीक है, ये बात जानिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए कि इसका जो है नियुक्ति शपथ क्या होता है, थोड़ा सा ये समझा देते हैं आपको कि मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है ये क्या होता है। देखिए इसका जो मुख्य सूचना आयुक्त का जो नियुक्ति होता है ना, ये कौन करता है तो क्या कहिएगा, ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति बनता है, ठीक है, उसमें आपका विपक्ष का जो है, लोकसभा का जो है विपक्ष दल का जो मुख्य नेता होगा वो रहता है, उसके बाद एक कैबिनेट स्तर का मंत्री रहता है, प्रधानमंत्री रहता है, उसके द्वारा जो है आपका क्या सिफारिश दिया जाता है मुख्य सूचना आयुक्त का सदस्य हो या मुख्य सूचना आयुक्त हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सूचना जो आपको सूचना आयुक्त होगा वो मुख्य सूचना आयुक्त हो सकता है या ऐसे अन्य सदस्य हो सकता है। तो इसमें टोटल कितना सदस्य होता है, 10 सदस्य होता है, ये याद रखिएगा, 10 सदस्य रहता है इसमें, ठीक है, 10 सदस्य। अगर आपको कह दे कि हम लोग को जो है आरटीआई जो है आपका मुख्य सूचना जो आपका आयोग है, ठीक है, मुख्य सूचना आयोग जो है कितने सदस्य होता है तो 10 सदस्य होता है और एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि टोटल 11 सदस्य ये क्या हो जाएगा, एक कमेटी होता है, ठीक है, जिसमें से किसकी नियुक्ति कौन करता है तो प्रधानमंत्री वाली एक कमेटी होती है, ठीक है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता भी होता है और उसके अलावा क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा एक नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री भी होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब सिफारिश किया जाता है और नियुक्त ये शपथ किसके द्वारा दिलवाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। अब आइए, ये तो बात समझ गए कि राष्ट्रपति द्वारा, देखिए सब इस वजह से पूछता है, आप बताते हैं स्टेटमेंट बना करके आपको घुमाने के लिए अगर पूछ देना तो आप अच्छा बुरी तरीके से फंस जाइएगा कि उसका जो है चयन कौन करता है, उसको ये शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, ये क्या चीज होता है, कितना बार पूछा गया है कि जो है जो आपका जो सूचना आयोग जो है वो कितना सदस्यीय है, ठीक है, तो आदमी अक्सर क्योंकि वित्त आयोग जो भी सब देखते हैं तो 5 सदस्यीय होता है तो लोग अक्सर 5 सदस्यीय मार के निकल जाता है, तो ये याद रखना है 10 सदस्यीय होता है और एक अध्यक्ष होता है। अब आइए ये आया कब, देखिए ये जो है सबसे पहले सूचना, देखिए सूचना का अधिकार क्या है ना, ये आरटीआई हम लोग अच्छा से जानते हैं, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, और ये कौन सा अधिकार है भाई, तो हम लोग को जो है ये आरटीआई जो है 12 अक्टूबर, क्या कहिएगा 12 अक्टूबर, ये तो स्मॉल डेट याद ही रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये जोड़ा गया अपना, मतलब ये अप्लाई हुआ, लागू हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन को आपको क्या कहिएगा, 19 के क्या कहिएगा, 19 के 1 के ए में जो है इसको जोड़ा गया है, 19 के 1 के ए में जोड़ा गया, किसमें भैया, तो क्या कहिएगा, मौलिक अधिकार है ये कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, 19 के 1 के राइट टू इंफॉर्मेशन हम लोग का मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा भी गया। अगर आपको पूछ ले कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है तो क्या कहिएगा, मौलिक अधिकार है। कहां रखा है, 19 के 1 के ए में रखा गया है। अब आपको थोड़ा सा मौलिक अधिकार सारा चीज आपको अच्छा हम इसके बारे में बता देते हैं। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये क्यों जरूरी है, ये अगर कोई भी लोकतंत्र में लोग 2G स्पेक्ट्रम है, बहुत सारा घोटाला जो पकड़ा था, क्यों पकड़ा था, यही है क्योंकि पब्लिक को यानी जो नागरिक है, ठीक है, और 19 का जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है, 19 में जितने भी है, अभी सारा चीज बताएंगे आपको, तो वहां पे क्या है, नागरिक के लिए है, सारे लोग के लिए नहीं है, ठीक है, व्यक्ति की बात नहीं करता है। 19 अनुच्छेद 19 में जितना भी अधिकार दिया गया है नागरिक को दिया गया, ना कि व्यक्ति को। व्यक्ति का कहने का मतलब क्या है, देशी भी हो जाएगा विदेशी भी हो जाएगा। तो नागरिक को, उस देश के नागरिक को अधिकार है कि आपके यहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आप उसका अधिकार मतलब प्राप्त कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं कि कौन काम किया नहीं किया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक तरह से लोकतंत्र को क्या सशक्त बनाता है, सक्षम बनाता है, जहां पे भ्रष्टाचारी आपका कम होता है। तो ये एक तरह से अभी तो इसका थोड़ा शक्ति को कम, फिर इसमें संशोधन हुआ, इसका शक्ति को कम कर दिया गया, ठीक है। तो एक तरह से ये आपका राइट टू इंफॉर्मेशन ये बहुत अच्छा है। और ये सबसे पहले कब आया था, तो आपका जो है ना यूरोप में जो है आपका एक देश है स्वीडन, ठीक है, जिसका राजधानी स्टॉकहोम है, सबसे पहले वहीं आया था। फिर ये धीरे धीरे विस्तार पकड़ा और विस्तार पकड़ने के बाद फाइनली जो है हम लोग के यहाँ पे कब आया, 12 अक्टूबर 2005 में ये हमारे यहाँ पे लागू हुआ। अभी ये अब जब मौलिक अधिकार के बारे में बात बताए हैं तो थोड़ा सा इसको अब हम आपको और थोड़ा सा बता देते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में भी समझा देते हैं। तो मौलिक अधिकार हम लोग का जो है, मौलिक अधिकार कहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे हम अपने संविधान में अगर यहाँ पे आइएगा तो भाग 1 में, अगर भाग 1 से शुरू करते हैं, भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, यही ना है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा, राज्य क्षेत्र हो जाएगा। कितना से है तो क्या कहिएगा, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक है ना, आर्टिकल तक है ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद भाग अगर 2 में आइएगा, भाग 2 में आपका क्या है, नागरिकता है, क्या कहिएगा, नागरिकता है, ठीक है। ये क्या है, कितने से कहिएगा, 5 से 11 के बीच है, ठीक है, ये आर्टिकल हो गया।
5 से 11 आर्टिकल हो गया, ये हो गया। उसके बाद भाग 3 में, यही भाग 3 में आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है आपका, मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बताए हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। मौलिक अधिकार आपका इधर कितना से कितना हो जाएगा, 12 से 35 हो जाएगा। ठीक है, 12 से 35 आर्टिकल में आपका क्या कहिएगा, मौलिक अधिकार है। अब इस मौलिक अधिकार को कई भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, समानता अदर का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है ना। तो थोड़ा सा चलिए खाली हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार को थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नहीं जानेंगे। तो अब हम लोग भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित चीजों को क्या समझते हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित चीजों को देखते हैं। तो क्या कहिएगा, भाग 3 में है, 12 से 35 में है। तो 12 आर्टिकल 12 ही पहले आते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या कहता है। ये जो आर्टिकल देख रहे हैं आप, अनुच्छेद जो देख रहे हैं आर्टिकल 12 कहता है राज्य को परिभाषित करता है। आप लोग अक्सर पढ़ते होइएगा कि राज्य ऐसे नागरिक को ऐसा चीज देगा, राज्य नागरिक को ये चीज करने से, काम करने से मना नहीं करेगा। राज्य जो है नागरिक को शिक्षा देगा। तो राज्य, यही राज्य को राज्य में कौन आएगा भाई, ये भी तो बात है। संविधान में राज्य किसको कहा गया है, तो संसद है ना आपका, संसद यानी कहने का मतलब है केंद्र सरकार का जो आप संसद देख रहे हैं, लोकसभा या राज्यसभा, उसको कह सकते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार को कह सकते हैं, ये राज्य के अंदर आता है। राज्य में जो विधानमंडल देखते हैं, ये आपका क्या मतलब राज्य में आता है। या फिर राज्य का जो सरकार देखते हैं, उसके अलावा केंद्र सरकार के अधीन जो भी चीज, जो भी संस्था होगा, ठीक है, उसको राज्य का दर्जा दिया गया है। अगर वहां से कोई भी चीज आपका माना जाता है, अगर वो आपको मना करता है तो वो आपको नहीं करना है, अगर वो आपको हाँ अधिकार देता है तो वो आपको करना है। यानी राज्य सरकार के अंदर, यानी केंद्र सरकार के अंदर कोई भी, अगर उसके अंदर कोई भी स्वतंत्र संस्था है, ठीक है, तो उस संस्था को राज्य का अधिकार दिया जाएगा। ये बात कौन कहता है, आर्टिकल 12 कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 समझ गए। ठीक है, यानी ये राज्य को परिभाषित करता है। क्या कहिएगा, राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, राज्य को परिभाषित करता है, ये बात समझ गए। अब आइए आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 कहने का मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार केंद्र या कोई भी, अभी जो राज्य बोले ना, बस वही समझ जाइए। राज्य जो है कोई भी अगर विधि बनाता है, वो विधि शून्य माना जाएगा। अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, वो अपने आप शून्य हो जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से आपका जो है इतना सारा जो विवाद आपका बाद में आप देखिएगा, आपका जो है 1951 में जो है आपका भूमि सुधार अधिनियम आया था, ये सारा चीज था। ठीक है, तो कोई भी आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। कोई भी विधि अगर बनाता है, कोई भी आपका केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर कोई भी विधि बनाता है और वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप शून्य माना जाएगा। ये आर्टिकल कितना में है, 13 में है। यानी क्या कहता है कि ये जो है कोई भी विधि को शून्य कर देगा, यानी कोई भी कानून को जो है ये सीमित करता है। आर्टिकल 13 कहता है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आइए आर्टिकल 14 में, ये क्या करता है, विधि, कोई भी विधि को क्या करेगा, विधि को जो है शून्य घोषित कर देगा, शून्य हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा, कोई खेले नहीं रह जाएगा। अब आइए आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में क्या कहता है, आर्टिकल 14 में क्या कहता है ना कि विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये दो बात आप लोग अक्सर, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी सबके लिए क्या हो जाएगा, विधि किसी के लिए समान, सबके लिए समान होगा। विधि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, कोई धर्म हो या कोई व्यक्ति हो या कोई विशेष हो, उसके लिए अलग विधि होगा और अगले के लिए अलग विधि होगा। तो यहाँ पे विधि को जो भी है, विधि को भी कैटेगरी किया गया है कि कहां पे जो है कोई विधि बना करके बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, महिला के लिए, फिर आगे में बताते हैं आपको। ठीक है, एससी के लिए, एसटी के लिए अलग शैक्षणिक संस्था में हो या नौकरी में हो तो अलग अलग बना सकते हैं, मगर विधि सबके लिए क्या हो जाएगा, समान होगा। ये आर्टिकल कितना में, 14 में कहता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आता होगा, एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। तो ये याद रखेगा। तो विधि के समक्ष समानता की बात करेगा तो ये आपका, ये दोनों कहां, आर्टिकल 14 में ही है, क्योंकि विधि सबके लिए बराबर होगा। और विधि के समक्ष समता यानी समानता, ये बात कहां से, तो क्या कहिएगा, ब्रिटेन से लेके आए हैं। कहां से लेके आए हैं, ब्रिटेन से। ठीक है, विधि का शासन होगा, ये भी बात आपका समझ जाइए कि 14 में ही है। ठीक है, और विधि का शासन के बारे में, विधि के जनक किसको कहते हैं, कानून का जनक किसको कहते हैं, डायसी को कहते हैं। डायसी का नाम सुने होइएगा आप लोग, डायसी। ठीक है, डायसी का नाम सुने होइएगा ना, यही डायसी है। ठीक है, विधि का शासन होगा, ये बात किसने बोला था, डायसी ने बोला था। तो यही विधि यानी कानून होगा, सबके लिए समान होगा। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता की बात कहां से आया है, ब्रिटेन से। और यहीं पे कहेगा कि विधि के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, क्या कहिएगा, विधि का समान संरक्षण। ठीक है,
समान संरक्षण की बात, जहां पे संरक्षण की बात करेगा तो क्या कहिएगा, अमेरिका कहिएगा। क्या कहिएगा, अमेरिका से लेके आए हैं, ठीक है। विधि के समान संरक्षण कौन सा, किस कहां के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और विधि के समक्ष समानता ये कहां से आपका, क्या कहिएगा, ब्रिटेन से। और ये बात कहां पे, आर्टिकल 14 में। बात समझ गए। अब आइए आर्टिकल 15 में, ठीक है। 19 तक आएंगे, बहुत लंबा वीडियो लगता है मेरे को, चला जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 में आइए। आर्टिकल 15 में क्या कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, मूल स्थान, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, जाति, एकदम ये याद रखिएगा, पूछ लेता है आपको कि इनमें से शब्द 15 आर्टिकल में कौन सा बात नहीं कहा गया है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले क्या कहिएगा, जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे आपका मूल स्थान, ठीक है। मूल स्थान हो गया ना। उसके बाद आपका एक क्या और एक आता है आपका जो है जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, निवास स्थान हो गया ना। उसके बाद मूलवंश, ठीक है। ये याद रखिएगा। इतना सारा सिर्फ इस बात पे राज्य जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 15 में है, ठीक है। अब फिर 15 के 1 में जाइएगा तो कोई भी आप मान लीजिए कोई भी सार्वजनिक स्थान में चले जाइए, या कोई मेला में चले जाइए, या फिर कोई रेस्टोरेंट में चले जाइए, या कहीं खाने के लिए चले जाइए, राज्य जो है आपको उसमें भेदभाव नहीं करेगा। ये कितने हैं, 15 के 1 में है, ठीक है। ए में किया ये बात कहा गया है, ठीक। फिर 15 के बी में आइएगा तो फिर आपको 15 के बी में कहा गया है कि जो है आप जो फिर 15 के सी में आइएगा कि स्त्री हो या बच्चा हो, उसके साथ जो है विशेष बंद बना सकता है राज्य सरकार, मतलब राज्य बना सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ कितने बातों पे, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, मूल स्थान, उसके बाद क्या, मूलवंश, ठीक है। निवास स्थान और मूलवंश के हिसाब पर किसी के साथ भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 15 में है। फिर आइए आर्टिकल 17, और ये कौन सा, ये जो बात कर रहे हैं ये क्या है, तो क्या कहिएगा, ये जो है समानता का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 में आइएगा तो आर्टिकल 16 में आपको क्या कहता है, आर्टिकल 16 ये कहता है जितना सारा बात बोले, यानी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, मूल स्थान, निवास, ठीक है, और मूलवंश, इन आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। नौकरी पे हो, फिर वो इसका 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है। अभी आपका ईडब्ल्यूएस है तो उसको भी जोड़ा 16 में ही किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 16 में जो है नौकरी की बात, लोक नियोजन की बात करेगा। क्या कहिएगा, लोक नियोजन की बात करता है अनुच्छेद 16। बस इसी में, इसमें क्या निवास जोड़ दीजिएगा, जैसे अभी इधर बोले ना आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 15 में जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, मूल स्थान, उसके बाद मूलवंश, यहाँ पे इतना सब सिर्फ यहाँ पे एक निवास जुट जाता है, एक अधिक हो जाता है। कोई भी जो है आपको नौकरी में जो है इससे भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका 16 में हो गया, लोक नियोजन से संबंधित है। अब आइए 17 में तो जानते हैं अस्पृश्यता की बात कर रहा है, ठीक है, छुआछूत वाली बात है। 18 में तो आपको पता है, 18 में क्या है ना कि उपाधि का अंत की बात करता है, ठीक है ना, कि कोई भी आदमी को जो है कोई भी उपाधि कैसे ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब उपाधि के बाद पहले वाला बात है, अंग्रेज के जमाने में कैसे कैसर हिंद का उपाधि दे दिया जाता था, और उसको समाज में जो है एक विशिष्ट पहचान मिलता था, जिससे क्या होता था, समाज में ऊपर नीच वाली एक भावना होता था। तो समाज में हमको अगर समानता लाना है, इक्वालिटी लाना है, तो उपाधि का अंत करना ही पड़ेगा। ये बात किसमें कहा गया, आर्टिकल 18 में। जैसे अंग्रेज के जमाने में नहीं, राय बहादुर की उपाधि, तो इसको सर की उपाधि, उसको नाइटहुड की उपाधि, तो ये क्या है, समाज में असमानता वाला बात है कि नहीं है। और ये समाज में हम लोग समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, जितना भी अनुच्छेद अभी बोल रहे हैं इक्वलिटी वाली बात है ना। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। 19 में आप आइए, मेन मुद्दा 19 का था, अब 19 में आता है। तो जब आपको क्या हो गया, 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार का, समानता की अधिकार बात करता है। अब स्वतंत्रता की बात करते हैं हम लोग। स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहां से कहां तक है, तो क्या कहिएगा, 19 से लेके 22 तक है, ठीक है। तो चलिए हम ज्यादातर जाएंगे नहीं, हम 19 में ही जाएंगे, ज्यादा 19 को ही बताएंगे। तो 19 के 1 में जो जोड़ा गया है वही बात करना है। तो अभी क्या बता रहे थे, 19 के 1 के ए में जो है आपका जोड़ा गया है क्या, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो 19 के में इसमें जो है कई प्रकार का स्वतंत्रता है, ठीक है। 6 प्रकार का मुख्य स्वतंत्रता है आपका जो है। पहले इसमें जो है आपका एक स्वतंत्रता क्या संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है इसको 31 से हटा करके 300 के मतलब मौलिक अधिकार से काम विधिक अधिकार में दे दिया, कानूनी अधिकार। अगर आपको कोई कहे संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो क्या कहिएगा, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। अब कहां से उठा के लेके गए थे,
तो 30 से उठा करके कहां पे, सॉरी 31 से उठा करके 300 के ए में ले जाके रखे हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे आता है। तो सबसे पहले 19 के ए में आपका क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी आदमी अपना अभिव्यक्ति, अपना विचार प्रकट कर सकता है, बोल सकता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां पे हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहेगा तो कहां कहिएगा, 19 के 1 के ए में। फिर 19 के 1 के बी में अगर बात में करते हैं, बी बात करते हैं, तो इसमें क्या कहेगा कि आप जो है ना, मतलब शांतिपूर्ण कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, बैठ करके जो है अपना बैठ सकते हैं, ठीक है, हड़ताल कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियार वथियार के आप कहीं भी संग, मतलब संग तो नहीं बना सकते, मतलब बैठ करके अपना जो है हड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से आप ये बात 19 के बी में। अब आइए, सॉरी 19 यहाँ पे लिख दीजिए ना, 19 के 1 के बी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए 19 का क्या कहिए, 19 का 1 का सी, 19 का 1 का सी में इसमें क्या है, संघ, मतलब आप जो है संघ बना सकते हैं, ठीक है। एक आपका कोई भी संघ, सहकारी, जैसे हम लोग सहकारी समिति पढ़ते हैं ना जी, 90 देखिए 1997, ठीक है, 1997 में जो है आपका जो है, सॉरी 1997 में बोलता है, ठीक है, 97वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 9 के खो में जो है, 9 के खो में जो है आपका सहकारी संघ जोड़ा गया था ना, तो आप कोई भी सहकारी संघ बना सकते हैं। ये बात कहां पे कहा जा रहा है, आपका 19 को सी में, यानी आप संघ बना सकते हैं। क्या कह सकता है, संघ आप बना सकते हैं, किसके, 19 को सी में। सहकारी समितियां भी बना सकते हैं, सहकारी समितियां बना सकते हैं, किसमें, 19 के सी में। ये कौन बात, और 97वां संविधान संशोधन में ये बात आपका जोड़ा गया, कौन में, आपका 9 के खो में, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए 19 के डी में। 19 के डी में क्या कहा गया कि कोई भी भारतीय नागरिक, और ये जितना भी स्वतंत्रता दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, भारतीय नागरिक को है, विदेशी को नहीं है। यहाँ नागरिक की बात करता है, व्यक्ति की बात 1919 में नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, 19 के सी डी में क्या कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक होगा तो वो निर्बाध, मतलब कोई भी भेदभाव के वो क्या कर सकता है ना, कि कहीं पे भी आपका क्या कर सकता है, आना जाना कर सकता है, कहीं पे भी। भारत जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके कोई भी क्षेत्र में घूम सकता है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका 19 का डी। अब आइए 19 के 1 के ई में। 19 के 1 के ई में क्या है कि अभी मान लेते हैं कि कोई भी आदमी कहीं चला गया, ठीक है, तो वहां पे निवास करने का भी तो उसको क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी भारत क्षेत्र का जो भी संघ क्षेत्र है, जितना भी अभी आप देश स्टेट देख रहे हैं, ठीक है, जहां तक संविधान में हम सीमा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे भी जाके निवास कर सकता है, ये कोई भी आप उसको नहीं रोक सकता है। अब 19 के ए के एफ को जो है आपको 44वां संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया, मौलिक अधिकार के श्रेणी से, और अभी विधिक अधिकार आपका ये बन गया है। अब हो गया। अब आइए एफ तो खत्म, 19 के 1 के जी में आइए। कहां पे आइए, 19 के 1 के जी में। अब इसमें क्या करना है, 19 के 1 के जी का मतलब ये हुआ कि ये जो है आप कहीं पे भी अपना जीवन यापन, जीविकोपार्जन, मतलब नहीं, आप कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं भारत के कोई भी क्षेत्र में जाकर के। ये आपका कौन सा में, 19 के 1 के जी में कहा गया है, समझ गए, ये 19 में। और ये क्या है, ये आपका टोटल स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये भारतीय नागरिक को दिया गया है। तो इतना मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि अक्सर जो है ये आपका ABCDE करके पूछ लिया जाता है, तो ये आपको जानना है कि 19 का 1 के ई को जो है अभी हटा दिया गया है, तो कहां पे, 44वां संविधान संशोधन से कहां पे ले जाके रखे हैं, तो क्या कहिएगा, तो उठा करके ले जाके रखे हैं हम लोग कहां पे, 300 के ए में। अब ये मौलिक अधिकार ना होके विधिक अधिकार हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि आपको हम यही अधिकार आपको दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन के तहत ही आप जो है कोई भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सूचना दे सकते हैं, और 15 दिन के भीतर जो है उसको जो है आपको वो सूचना भेजना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा चीज है। हमारे लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि नागरिक को आपके द्वारा चुना गया व्यक्ति क्या करेगा, शासन प्रशासन चलाएगा, ठीक है, वो जो है रेगुलेट करेगा। तो आप तो उससे पूछ ही सकते हैं ना। तो यानी कहने का मतलब है कि नागरिक का भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये सब अधिकार देना आपका जरूरी हो जाता है एक स्वच्छ लोकतंत्र में। स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये सारा चीज होना जरूरी है। तो ये कौन हो जाएगा, आपका मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे, हरिलाल सामरिया हो गए हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग कहां पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये सारा चीज बात आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस के ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए आरोपियों पर निगरानी रखने के लिए GPS ट्रैकर लगाने की घोषणा की है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर आतंकवादी गतिविधि से अगर लिप्त है, ठीक है, अगर वो जेल में है, अगर उसको बेल दिया जाता है, तो बेल तो जानते ही है कि कोई भी आदमी को बेल मिल सकता है,
कुछ समय के लिए, ठीक है। तो उसमें एक क्या होता है, वो एक गवाह भी होता है, बिना गवाह के तो आपको बेल दिया नहीं जाता है। तो उसके साथ है ना आपको ये वाला चीज ये जो आप देख रहे हैं, तो उसको जो है ये चीज का गारंटी देना पड़ेगा कि आपको खोलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बहुत आदमी कहेगा ना कि हम फ्री हो गए, अब हम जाके खोल देंगे, हम पता तो नहीं। अब ये जो है ये आपको खोलना नहीं होगा, कहीं भी जाइएगा तो इससे जो है सरकार आपका क्या करेगा, यानी आप उसके घेरे में हैं। पहले चार दीवारी में थे, अब क्या हो गए, आप ओपन हो गए हैं, मगर सारा इंफॉर्मेशन आप इससे ले सकते हैं। और ऐसा करने वाला जो पहला जो है आपका जम्मू कश्मीर पुलिस हो गया है। वहां के जो है जम्मू कश्मीर जो है, हाँ जम्मू कश्मीर के जो है उपराज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल आपका मनोज सिन्हा है। क्या कौन कहिएगा, मनोज सिन्हा, ठीक है। बड़ी दिन से है, और ये पहले राज हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश कब बना, उस दिन भी आप लोग को बताए थे 31 अक्टूबर, क्या कहिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसको राज्य का दर्जा हाथ करके क्या कर दिया, इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। लद्दाख आपका एक अलग स्टेट बन गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और ये जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश। इसको जो है राज्य का दर्जा अभी देने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में अभी बात चल रहा था, ठीक है। तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, वो तो केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, और ये जो है आपका अलग बन गया। कब बना है, 31 अक्टूबर 2019 को। अभी जो है इसका जो है, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह जो है विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का विलय दिवस भी अभी मनाए हैं, तो ये याद रखिएगा 26 अक्टूबर को जो है जम्मू कश्मीर हम लोग का विलय किया था हरि सिंह ने, ठीक है। तो ये हम बताए हैं अभी हाल फिलहाल में। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। किस चीज का, कि देश का पहला ऐसा पुलिस है जो अपराधी को जो है बेल देने के बाद जो है, रिहा करने के बाद भी जो है जीपीएस ट्रैकर लगाने का काम शुरू किया है। तो क्या कहिएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस किया है, और ये देश का पहला ऐसा काम होने जा रहा है, ठीक है। समझ गए होइएगा। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बुलावा का परीक्षण किया। तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल क्या होने का मतलब क्या होगा, कि ये एक ऐसा मिसाइल होगा जो बहुत दूर मार क्षमता कर सकता है, यानी एक कॉन्टिनेंट यानी एक महादेश से अलग ज्यादा दूर महादेश तक जाएगा तो बहुत बड़ा लंबा दूरी का मारक क्षमता होगा। तो कितना मारक क्षमता है भाई, तो इसका जानते हैं 8000 किलोमीटर मारक क्षमता है भैया, ठीक है। और ये कौन किया है, तो ये रशिया किया। सबसे पहले ये जानिए। अभी देखिए रशिया क्या किया है, ये 1945 से परमाणु का फादर किसको, रॉबर्ट अपोनहाइमर को कहते हैं ना, सबसे पहले अमेरिका परमाणु का जो है परीक्षण किया था। तो 1945 से लेकर अब तक जो मतलब ये क्या बताते हैं, शीत युद्ध खत्म होने तक लोग जो है सबसे ज्यादा परमाणु परीक्षण किया, खूब किया। और रशिया के पास अकेले जो है परमाणु हथियार कितना है, 6500 के करीब है। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा, सबसे अधिक है, अमेरिका से भी अधिक है इसके पास। तो कहने का मतलब है अब जो है ना 1996 में एक संगठन कई बार बनाया गया, अलग अलग संधि था, तो एक फाइनली जो बना आपका 1996 में सीटीबीटी, जिसको क्या कहते हैं, सीटीबीटी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन न्यूक्लियर ट्रीटी, सीटीबीटी ना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी होता है ये, ठीक है। यानी जो भी परमाणु हथियार जो लोग हैं, ये जो है इस संधि के तहत जो है परमाणु हथियार का परीक्षण आप नहीं कर सकते, वो वायु में हो, थल में हो, स्थल में हो या जमीन कहीं पे भी हो, नहीं कर सकते। तो इससे ना हाल फिलहाल में रशिया क्या बोला, पहले इसमें था, अब इसमें टोटल इससे रशिया बोला कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इससे निकल गया। और जैसे निकला, और निकलने के बाद जो है इतना बड़ा जो है परमाणु मिसाइल, मतलब आपका जो है एक तरह से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है परीक्षण कहां किया है, व्हाइट सागर में। अब देखिए ये रूस किया है, इतना पहले इसके बारे में जान ले। ये 12 मीटर, ये जो हथियार है जो है ये 12 मीटर लंबा है, ठीक है। इसका परिक्षेपण कितना है, 8000 किलोमीटर से अधिक जो है इसका मारक क्षमता है, ठीक है। इसको अलेक्जेंडर 3, अलेक्जेंडर का नाम ही सिकंदर था, इसी वजह से दिखाया। अलेक्जेंडर 3 परमाणु सबमरीन से जो है इसको लॉन्च किया गया व्हाइट सागर में। अब थोड़ा सा व्हाइट सागर आपको हम दिखा देते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 2-3 सागर आपको जानना जरूरी है, व्हाइट सागर, बेरेंट सागर, और क्या कहते हैं आपको, कोला पेनिनसुला। ये आपको बहुत ज्यादा पूछ लेता है। तो ये वाला आप देख रहे हैं ना, देखिए ये जो है ये ऊपर में जो है ना, ये आपका आर्कटिक वाला क्षेत्र है, तो जानते हैं ये रशिया का क्षेत्र है। तो ये वाला जो प्रायद्वीप है, क्योंकि यूरोप को क्या बोलता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, यानी ऐसा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इस यूरोप महादेश में ये खुद एक प्रायद्वीप है, ऊपर से इसमें बहुत ज्यादा प्रायद्वीप है। देख रहे हैं ये भी प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या, 3 तरफ से पानी, एक तरफ से स्थल, ऐसी जगह को हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। हम लोग का भारत का भी आप स्थिति देख सकते हैं, 3 तरफ से पानी है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो उसी तरह से प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन हो जाएगा, यूरोप है।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये प्रायद्वीप देखिए, इधर तो आप आइएगा तो जर्मनी के साइड इधर जुटलैंड प्रायद्वीप हो जाएगा, फिर ये आइएगा तो आपका ये बाल्टिक सागर आ जाएगा, ये बाल्टिक सागर में इधर ये बोथनिया की खाड़ी है, ठीक है, ये फिनलैंड की खाड़ी है, ये बाल्टिक सागर है। ऊपर में आइएगा तो ये फिनलैंड है, नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना था। ऊपर में आइएगा तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे जब आइएगा तो यहीं पे आपको व्हाइट सागर दिखेगा, और इसी व्हाइट सागर में जो है, इसी व्हाइट सागर में आपका परिक्षेपण किया गया है, ठीक है, आपका बुलावा का, ठीक है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। अब ऊपर में यहाँ पे आइएगा, ये ऊपर में आइएगा तो ये आपका बेरेंट्स सी है, यहाँ पे आइएगा तो मुजरिस बंदरगाह है, और ये जो प्रायद्वीप देख रहे हैं, इस प्रायद्वीप को क्या कहता है, कोला प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहिएगा, कोला प्रायद्वीप। कहेगा कि कोला प्रायद्वीप किस क्षेत्र का है, तो क्या कहिएगा, रसिया का है। कहां पे है, तो क्या कहिएगा, बेरेंट्स सागर और व्हाइट सागर के बीचों बीच में है। यहीं पे आपका एक मुजरिस बंदरगाह है। इधर से आपका जो है ना गर्म एक जलधारा चलता है, नॉर्वेजियन की जलधारा, क्योंकि ये तो एकदम पूरा ठंडा वाला क्षेत्र है ना, और इसी जलधारा की वजह से यहाँ पे थोड़ा गर्म आने की वजह से यहाँ पे बर्फ नहीं बन पाता है, और ये सालों भर यहाँ से व्यापार होता है यूरोप का, यानी रसिया का, ठीक है। तो मुजरिस बंदरगाह आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऊपर में इधर कोई भी बंदरगाह काम कर, क्योंकि ठंडा वाला क्षेत्र है, ध्रुव वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ठंडा की वजह से क्या है, बर्फ जमा हुआ रहता है। तो उसका एक अपवाद है, यहाँ पे मुजरिस बंदरगाह है, जो नॉर्वेजियन जलधारा की वजह से क्या होता है, गर्म जलधारा आता है, और यहाँ बर्फ आपका नहीं बन पाता, जिसके कारण सालों भर ये आपका बंदरगाह यहाँ पे चलता रहता है। तो मुजरिस बंदरगाह बहुत एग्जाम में आपका पूछा भी गया है। तो मुजरिस बंदरगाह यहाँ पे हो गया, ये बेरेंट्स सी, ये हो गया आपका कोला पेनिनसुला यानी कोला प्रायद्वीप, और यहाँ पे आप आइएगा तो व्हाइट सागर है, ठीक है। तो ये व्हाइट सागर को आपको याद रखना है। यहीं से आपका जो है अलेक्जेंड्रिया 3 से जो है आपका बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है रशिया ने, जिसका मारक क्षमता कितना है, 8000 किलोमीटर दूरी है। ये बात जानते चलिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि सीटीबीटी से अभी निकला है रशिया, और जब सीटीबीटी से निकला है तो यहाँ पे बहुत सारा घटना घट सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी रूस यूक्रेन का युद्ध अलग आयाम लेके बैठा है, इजराइल फिलिस्तीन का एक अलग। अभी देखिए इजराइल वाले भी आप बोल रहे हैं कि हम लोग गाजा में जो है परमाणु बम गिराएंगे, ठीक है। देखिए अगर गिरा देता है तो क्या होता है, मगर घटना बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज। तो आप लोग जानते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ जो है कल मैच हो रहा था 38वां। देखिए ये सारा चीज याद रखिएगा, अभी जो 13वां वर्ल्ड कप हो रहा है उसका टोटल जो मैच होने वाला है उसका 38वां ये मैच चल रहा था, और दिल्ली में चल रहा था, ठीक है। पूछ देगा, क्योंकि ये बात तो पूछना ही पूछना है। अब तक के इतिहास में 146 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जो है टाइम आउट होने की वजह से जो है कोई क्रिकेटर को जो है आउट घोषित किया गया, ठीक है। जो हुआ क्या था ना कि साकिब जैसे आउट हुआ, ठीक है, आउट होने के बाद जो है वो गया पिच में जाने के बाद लगाया अपना हेलमेट लगाने के बाद क्या हुआ, इसका ये टूट गया, तो उसको एम्पायर को कहना चाहिए, तो वो एम्पायर को नहीं कहा, वो खुद से अपने से ठीक करने लगा और इशारा किया कि यार हेलमेट लेके आइए। इसके वजह से क्या है, अब अंतरराष्ट्रीय नियम में क्या होता है कि 3 मिनट के अंदर जब कोई भी बैट्समैन आउट हो जाता है, अगला बैट्समैन को वहां पे आने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है कि 3 मिनट के भीतर में आप आकर के अपना क्या कीजिए, आप बोल ले लीजिए। मगर दिक्कत क्या हो गया ना कि इस बार जो है जो आपका 13वां वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें क्या किया, 2 मिनट, ये टाइम को कितना मिनट कर दिया गया है, 2 मिनट कर दिया गया। अब ये आए, अभी लेट हो गया। अब लेट होने की वजह से क्या हुआ, साकिबुल हसन जो है कप्तान को जाके बोला कि देखिए ये लेट हो रहा है, फिर जो है आपका जो है एम्पायर को ये चीज मानना पड़ा, और ये बंदा को आउट दे दिया गया। ये बहुत ज्यादा विवाद में आ गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये हाईलाइट में है, सब जगह न्यूज़पेपर में, न्यूज में, सब जगह चल रहा है। तो ये शब्द को याद रखिएगा, ठीक है, कि पहले विश्व में पहले ऐसे ये जो है एंजेलो मैथ्यूज ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो टाइम आउट की वजह से आउट देना पड़ा। कैमा मैच था वर्ल्ड कप का 38वां, कहां पे हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था। किसके बीच, बांग्लादेश और किसके बीच कहिएगा, श्रीलंका के बीच। श्रीलंका फाइनली हारिए गया, ठीक है, बांग्लादेश जीत गया है, ठीक है, ये हार भी गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आ गया आपका किसमें, लाइमलाइट में। अब थोड़ा सा वर्ल्ड कप के बारे में जानिए। 13वां संस्करण चल रहा है। इस बार का जो है ग्लोबल एम्बेसडर किसको, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। अगर एम्बेसडर खाली पूछेगा तो शाहरुख खान को कहिएगा, शाहरुख खान को, ठीक है। उसके बाद ये जो है इस बार का जो थीम सॉन्ग क्या है, दिल जश्न बोले, प्रीतम ने लिखा है। प्रीतम जो है एक बहुत अच्छे सिंगर है, उसी ने लिखा है, दिल जश्न बोले लिखा है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो है ये आपका होता है ना, वो क्या बोलते हैं, शुभंकर, ठीक है। तो क्रिप्टोवर्स रखा गया, क्रिप्टोवर्स, क्या कहिएगा, क्रिप्टोवर्स रखा गया, ठीक है। तो ये 3-4-5 चीज याद रखिएगा, जो चीज बताएं। 13वां संस्करण, इसका जो शुभंकर क्रिप्टोवर्स, इसका जो है सॉन्ग जो है क्या है, दिल जश्न बोले, प्रीतम ने लिखा है। इसका एम्बेसडर कौन हो जाएगा, शाहरुख खान, ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, ठीक है। अभी भारत ने जो है क्या बहुत सारा कीर्तिमान हासिल किया है। कल भी बोले थे 49वां शतक मार के विराट कोहली सचिन के बराबर पहुंच गए हैं। तो हम हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ से जो भी संबंधित चीज होता है हम बताते चलते हैं, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इस तरह से आउट होने वाले मैचेस का हो गए, पहले
क्रिकेटर बन गए। कहां पे हो रहा था? दिल्ली में हो रहा था। यही है आपका मैथ्यू जी। श्रीलंका का दुर्गति। ऐसे वर्ल्ड कप से ही ये दोनों टीम देख रहे हैं ना, ये दोनों टीम निकल चुके हैं। अभी लोग का कोई भी यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब आगे क्या है ना, अभी क्या है ना, महिला ग्रैंड स्विस 2023 शतरंज टूर्नामेंट हो रहा था, कई ब्रिटेन में होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आर वैशाली, ठीक है, ये रमेश बाबू वैशाली है, ठीक है, बहुत अच्छे आपका शतरंज रही हैं। तो ये जो है पहली बार जो है ये जो है आपका ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली भारतीय हो गई। इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम किया हूं। जहां पे भी पहला बात होगा उस चीज को बिल्कुल भी आपको नोटिस करना है। तो ये जो है आपका आर वैशाली जो है, रमेश बाबू वैशाली जो है, ये पहली बार जो है ग्रैंड स्विस आपका जीतने वाली शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाली हो गई है, ठीक है। और ये अपना भारतीय है, ठीक है ना, तमिलनाडु की है, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। टोटल अभी हम लोग का ग्रैंड मास्टर कैमा हो गया? 83वां। अभी कौन है? आदित्य बनी है, कोई आदित्य है, ठीक है, यही बना है 83वां ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर का भी आपको जो है लिस्ट पता होना चाहिए। पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? कमेंट करके बताइए। चलिए आइए, विदित गुजराती ने भी जो है जीत दर्ज की है। विदित गुजराती भी है, साथ में वो भी खोलते थे, ठीक है, ये भी अच्छा मतलब खेलते हैं, ठीक है। एक बार जो है विदित गुजराती के बारे में बताते हैं। ये जो है अभी आपका शतरंज का जो टूर्नामेंट हुआ, यहाँ पे आपका मैग्नस कार्लसन है, ये नॉर्वे के हैं, ठीक है, मैग्नस कार्लसन को हराया है। अब अगर कहेगा आपको 2023 का जो है आपका विश्व शतरंज कप किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन ही कहिएगा, ठीक है, उसी ने, और उसको भी एक बार विदित गुजराती हराया। तो विदित गुजराती भी दर्ज किया है और ओपन सेक्शन में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया कौन? विदित गुजराती। और ग्रैंड स्विस जीतने वाली पहली महिला कौन हो जाएगा? तो क्या कहिएगा? आपका आर वैशाली का। आर मतलब रमेश बाबू होता है, ठीक है, ये जीती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज होता है मैं उसी को बताता हूं, उसके अलावा कोई अलबल चीज, और जो आपका न्यूज़पेपर में मुख्य है वही बात को यहाँ पे रखा जाता है। ये क्यों नहीं आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अब देखिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस बताते हैं। ये जो है ना 2014 से मनाते हैं। 2014 से क्यों मनाते हैं? अभी 2000 के बाद, यानी 2000 के बाद जो है क्या हो गया था ना, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कैंसर, देखिए ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, यानी ट्यूमर बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो इसी के जो है ना, इसी के उपलक्ष्य में बहुत ज्यादा मरीज हो गया था। तो इसके जागरूकता के लिए जो है, अब मैं मेरी क्यूरी का नाम सुने होइएगा। मेरी क्यूरी कौन था भाई? ये पोलैंड की थी, ये पोलैंड की महिला थी, वैज्ञानिक थी, ठीक है। इसी ने जो है रेडियम का खोज किया, रेडियोधर्मिता का खोज किया था, ठीक है। इसको 2 बार नोबेल भी प्राइज मिला है, 1903 में और 1911 में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लोग को जो ये जो है ना, इसका जो रेडियम का खोज किया था, रेडियोधर्मिता का खोज किया था, तो इससे जो है कैंसर के में मरीज को जो है ना बहुत ज्यादा हेल्प भी मिला है, ठीक है, उसका क्या उपचार करने के लिए। तो उसी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को, क्या तारीख को कहिएगा? 7 नवंबर को क्या मनाते हैं? क्या कहिएगा? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। किसके नाम पे? मैडम क्यूरी के जन्म दिवस पर। आपको पूछ लेगा कि किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं, तो क्या कहिएगा? तो मैडम क्यूरी क्यों भाई? क्योंकि ये जो है, क्या आप लोग जानते हैं, पोलेनियम का भी खोज किया था, रेडियम का भी खोज किया था, रेडियोधर्मिता का भी खोज किया, 2 बार इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। कहाँ की है? तो पोलैंड की है। पोलैंड का राजधानी कहाँ है? वर्सा में है। कहाँ पे पड़ता है? ये यूरोप में पड़ता है, ठीक है। अभी आपको दिखाया था ना व्हाइट सागर, मतलब इधर ये कोला पेनिनसुला के नीचे में इधर, ठीक है, रशिया के साथ पोलैंड, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है पोलैंड पर ही हमला किया था, कौन? जर्मनी ने, ठीक है। तो पोलैंड याद रखेगा, आप लोग को याद रहेगा। याद रखने के लिए इतना सारा चीज हम आपको अब आइए कैंसर दिवस। तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, और कैंसर जागरूकता दिवस कहेगा तो 7 नवंबर को। किसके याद पे? तो मैडम क्यूरी के याद पे, जन्म दिवस पे मनाते हैं, ठीक है। अब आइए और आगे मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताने का होता है। यहाँ पे हम आपको बहुत स्किप कर दिए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जागरूकता, ये मुख्य सूचना आयुक्त पे थोड़ा सा समझ लीजिए। रवि सिन्हा जो है ना, ये रॉ के महानिदेशक हैं, और ऋतुराज अवस्थी जो है ये जो है क्या बने हैं? तो क्या कहिएगा? ये जो है विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और प्रवीण कुमार जायसवाल जो है ये मुख्य सूचना, ये सीबीसी सत्कर्ता आयुक्त हैं, ठीक। ये आपका प्रवीण कुमार जायसवाल, ये सब चीज बता नहीं पाए, थोड़ा सा समय का वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग को पसंद भी नहीं है, और हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, मगर आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा बताने की वजह से वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल एक नया एनर्जी के साथ और नया समसामयिक घटना लेकर।